नमस्कार, ऑल ऑफ यू टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आए उनके बारे में सबसे पहले भूगोल की दृष्टि से अपन देखते हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आरएस है, फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद में कॉलेज लेक्चर है थर्ड ग्रेड, उसके बाद में सेकंड ग्रेड, सबसे संबंधित कुछ न कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। हिमालय की सबसे बाहरी प्रश्न था, शिवालिक हिमालय की विशेषता लिखिए। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटों को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून व पाटली दून। अब दूसरा प्रश्न राजनीतिक दृष्टि से, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। सीधा प्रश्न था। तो इसमें मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हैं। इसमें मुख्यमंत्री छोड़कर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल है। सेवक अधिकारी का अर्थ है किसी सार्वजनिक सेवा पद पर नियुक्त व्यक्ति। निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा अभिप्रेरित है। जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, कोई भी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत गठित की गई। कोई भी स्थानीय प्राधिकारी राजस्थान में जो राजस्थान राज्य, कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जो कि सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है। कोई भी नियम जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित हो। ये तो आपके इस प्रकार इसका उत्तर है वह आपके ये है। अब इसके बाद में प्रश्न था कि ग्राम सभा के कार्यों, तो ग्राम सभा कार्यों का वर्णन 5 नंबर का था। ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा को साकार करने वाली संस्था है। ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक जिसका नाम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है वह ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस उप सरपंच द्वारा, दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों के बहुमत से निर्धारित ग्राम सभा के सदस्य द्वारा की जाए। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या के 10वें हिस्से के बराबर। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होगी। पहली बैठक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में होगी जिसमें निम्न विषयों पर विचार विमर्श: पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम, पिछली सब परीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिए गए उत्तर। दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में होगी जिसमें निम्न होंगे: वर्ष के दौरान व्यय का विवरण होगा, वर्ष के लिए किए जाने वाले भौतिक व वित्तीय कार्यक्रम, प्रथम तिमाही में तय प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी आएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा जो लेखा परीक्षण कौन होता है, तो इसका आपके 2 नंबर का था। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, वह लेखा का हेड होता है। उसके बाद में बड़ा प्रश्न था न्यायिक समीक्षा के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इस ये 10 नंबर का, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति नीति है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संविधानता की जांच की जाती है। उन्हें अधिकारित पाए जाने पर वह विधिक व संवैधानिक अवैध शून्य घोषित किए थे। तदुपरांत उन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों हुई? नंबर 1, संविधान की सुरक्षा को सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। नंबर 2, संघीय समानता को बनाए रखने के लिए। नंबर 3, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अब है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल विभिन्न मामलों में किया। उदाहरण के लिए गोपालनाथ मामला, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, गुप्त धन निवारण मामला, केशवानंद भारती मामला, मनरवा मिल्स मामला आदि इसमें किया था। यद्यपि संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया और इनके अनुच्छेदों के उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान में ये शक्ति प्रदान करती।
किसी विधायी प्रक्रिया का कार्यपालक आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में निम्न प्रकार चुनौती भी दी। तो ये आपके बड़ा प्रश्न था। अब उसके बाद में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को किससे हटाए, 5 नंबर का था। तो राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने पर महाभियोग चलाया जाता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव 2/3 पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिससे उन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को उप स्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है। यदि दूसरा सदन आरोप को सही साबित करता महाभियोग बहुमत से पारित हो जाता है। ये इस प्रकार आपके महाभियोग प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से आपके पूछा गया था। 2 नंबर का था बंधुत्व से क्या तात्पर्य। बंधुत्व भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, ऐसा आपके पूछा था। अब अमेरिका क्रांति की वैचारिक क्या थे, ऐसा प्रश्न 5 नंबर का था। तो बौद्धिक चेतना कैसे हुई, तो अमेरिका में जीवन के स्थायित्व के साथ ही शिक्षा पत्रकारिता का विकास हुआ, जिससे बौद्धिक चेतना के विकास में अपना योगदान दिया। अमेरिका के अनेक बौद्धिक चिंतकों जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, जॉन एडम, टॉमस पेन, जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम आदि ने मातृ देश के प्रति उपनिवेशों के प्रतिरोध का औचित्य बताया। इसके विचार जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों से प्रभावित थे, लेकिन ये विचार ऐसे सशक्त रूप से अभिव्यक्त किए गए कि उससे अमेरिका लोगों की स्वशासन की मांग को बल मिला। उसके बाद में जो प्रश्न था भूगोल में 2 नंबर का, दक्षिण भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं, तो उसमें अनाईमुड्डी, दादा बेटा, उसके बाद महेंद्रगिरी, ये आपको उसमें लिखनी थी। उसके बाद में 10 नंबर का प्रश्न था मानव नेत्र का चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो प्रकाशीय उपकरण जैसे लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि मानव द्वारा निर्मित हैं, जो मनुष्य को नेत्र से दूर की या पास की वस्तु को देखने में सहायता करती हैं। नेत्र भी एक प्रकाशीय उपकरण है जो लेंसों की एक युक्ति है। चित्र 6.11 में दर्शाए अनुसार प्रथम लेंस जिसे कार्निया कहते हैं, दृढ़ परत के सामने का भाग होता है तथा प्रकाश की किरणें इस भाग से आंख में प्रवेश करती हैं। आइरिस के पीछे एक छोटा उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये मुलायम और पारदर्शी पदार्थ का बना होता है तथा ये मांसपेशियों की सहायता से अपने निश्चित स्थान पर टिका रहता है। मांसपेशियों पर तनाव को बदलकर इसे लेंस की वक्रता त्रिज्या बदलने सकती है। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य जल जैसा एक द्रव्य होता है जिसे जलीय द्रव्य कहते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच जो पारदर्शी द्रव्य होता है उसे काक्षाभ द्रव्य कहते हैं। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के संयुक्त प्रभाव से युक्त एक छोटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना की कोशिका तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से संबंध रखती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, इसे नेत्र लेंस की सामान्य फोकस दूरी के नाम से बनता है। अब ये आपका चित्र भी बनाना था। मानव नेत्र, रेटिना है, दृढ़ पटल, काछाप द्रव्य, काले रंग की झिल्ली, रक्त पटल, पीत बिंदु, दृष्टि नाड़ियाँ हैं, आइरिस है, कार्निया, पुतली, अभी नेत्र लेंस है, नेत्रोदय, पक्षाभिका, पेशिया आदि। इसके बाद प्रश्न था उष्णकटिबंधीय वनों या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में की विशेषता लिख। तो ये वन पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के उत्तरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तथा सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती। इन वनों में 60 सेंटीमीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्षा भर आर्द्र रहते हैं। वर्ष भर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं आदि रहती। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः ये वन साल भर भरे रहते। इन वनों पाए जाने वाले महत्व के कुछ व्यापारिक महत्व में, जिसमें आबनूस है, अबोनी, मौगनी, रोजवुड, रबड़ जैसे चिनकोना आते। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण है, एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इस प्रकार है। अगले प्रश्नों के लिए और भी अपन देखेंगे, इस प्रकार आपको बताएंगे। सब एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न आते हैं। राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों का अध्ययन अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।